अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लर्न ए टू सी में आप सबको खुशामदीद। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हम ST100 का पार्ट नंबर ई, और उसमें हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो 101 से लेके 130 तक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 101 है उसमें है कि सर्टन टाइप ऑफ स्टोरेज बैटरी लास्ट्स ऑन एवरेज 3.4 ईयर है और स्टैंडर्ड एविएशन आपका 0.5 ईयर है। तो उसने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट लेस दैन 2.3 ईयर की वैल्यूज निकाल के दो। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको आए हुए हैं एग्जाम में, ये पास्ट फाइल्स में मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो उसने कहा है कि लेस दैन 2.5 ईयर की वैल्यू निकाल के देनी। जैसा कि मैंने प्रीवियस पार्ट्स में मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपको x दिया गया हो तो आपने x को पहले z में चेंज करना है। अगर z डायरेक्ट अभी z दिया गया हो तो हम उसकी वैल्यूज़ जस्ट देखेंगे। हमने इसको चेंज किया, z में x की वैल्यू पुट की, म्यू गिवन है आपके पास कितना है 3 है, और स्टैंडर्ड एविएशन भी आपको गिवन है 0.5 है। तो ये आपके पास आ गई -1.4। अब -1.4 से आपसे लेस वाला एरिया निकालना है। तो मैंने आपको उस दिन भी आपको ये चीज़ करवाई थी कि एरिया आपने कैसे निकालना है। लेट्स सपोज ये है आपके पास शेप है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये होती है आपके दरमियान। यहाँ पे होता है 0 आपका, -1.4 कहीं पे यहाँ पे लाइज कर जाएगा बिकॉज ये वाला एरिया नेगेटिव होता है, ये वाला एरिया पॉजिटिव होता है। अब इससे उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दो लेस की, ठीक है, तो जी जो है वो लेस देन हो, ठीक है। तो ये वाला हमने एरिया जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। हम जो एरिया पहले देख लेते हैं 1.4 को जब एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व में देखते हैं तो 1.4 हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू आती है 0.4192, ठीक है, 0.4192। ये देखिए 0.4192 हमारी वैल्यू आ गई। अब आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना है कि टोटल एरिया इधर से यहाँ तक एरिया होता है, मैंने बताया था आपको 0.5 होता है। ये कर्व होती है, कर्व में मैंने आपको बताया था कि टोटल एरिया में मालूम हो गया 0.5 है, ठीक है। और ये 1.5 तक का एरिया हमें एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जो है वो दे देती है, वो हमने निकाल लिया 0.47। कितना है आपके पास एरिया 0.4192, ठीक है। 4192 हमारा ये यहाँ तक कितना एरिया हो गया, ठीक है, 0.41, ठीक है, 92। अब ये टोटल जो है 0.5 है, तो हम क्या करेंगे कि 0.5 में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, 0.4192, और हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो हमारा एरिया फाइंड होके आ जाएगा। तो इसी तरह ये आपने इसको लास्ट हल कर लेना है और ये आंसर आ जाता है 0.0808, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 62% स्टूडेंट्स गेट पास इन अ पर्टिकुलर टेस्ट, दिस टाइम 500 स्टूडेंट्स अपीयर इन एग्जाम ड्यूरिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। अब जी अप्रोक्सीमेशन आपने लगानी है कौन सी, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। इसका मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है इसका जो मीन होता है वो होता है NP के इक्वल, ठीक है, और इसका जो वेरियंस होता है वो होता है NPQ के इक्वल, ठीक है। वेरियंस इसके इक्वल होता है NPQ के इक्वल। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, उसने कहा कि 62% है, तो 62% को अगर मैं लिखूँ तो परसेंट से मतलब तो ये बन जाएगा 62/100, ठीक है। तो 62/100 में डिवाइड करूँगा तो ये आ जाता है 0.62, ठीक है। तो मेरे पास जो P की वैल्यू होगी वो होगी 0.62, ठीक है। और अगर मैंने आपको बाइनोमियल का अगर आपको थोड़ा सा याद हो प्रीवियस लेक्चर में, तो मैंने बताया था कि जो अगर हमने यहाँ से Q की निकालनी हो वैल्यू तो P जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। तो अगर यहाँ से 1 - Q होता है, ठीक है, P, और अगर यहाँ से Q की मैं निकालूँ तो वो वैल्यू आ जाएगी 1 - P के इक्वल, ठीक हो गया। ये मैं उधर ले जाऊँ यानी कि Q इधर आ गया आपके पास और ये इधर आके पॉजिटिव हो गया और P जो है इधर जाके फिर अगेन माइनस हो गया, ठीक है। तो Q की वैल्यू आ जाएगी 1 - 0.62, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाती है 0.38, ठीक है। ये देखिए ये Q की वैल्यू आपके पास 0.38 आ गई और P की वैल्यू 0.62 आ गया। फार्मूला अप्लाई करें, मीन वाला N हमें गिवन है 500 है। ये देखो कितने टाइम आपने ये इंटरवल जो है जो कितना है आपके पास, कितनी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे आपके पास 500 थे। तो N को मल्टीप्लाई P किया 310 और NPQ किया तो 117.8 आपके पास आंसर आ गया। अगेन एक क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें म्यू किया गया है और सिग्मा दिया गया है। तो ये सबसे पहले आपने इसको जी में चेंज किया, जी में चेंज करके 0.7 आ गई। तो उसने कहा है कि लार्जर दैन 54, ठीक है, एक्स इज़ लार्जर दैन। तो अब आपने इससे ग्रेटर वाला एरिया निकालना है 0.79 से। इसकी शेप मैं आपको दिखा देता हूँ बना के कैसी शेप बनेगी, ठीक है।
ये वाली शेप इस तरह आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आ गई। यहाँ पे जी में 0 होता है। अब हमारे पास नेगेटिव अगर वैल्यू होती तो इधर आ जाती है। अब हमारे पास है पॉजिटिव वैल्यू, वो है 0.79। ठीक है, तो इससे कहा है उसने लार्जर वाला एरिया निकाल, लार्जर मीन के इससे ग्रेटर वाला एरिया, ये वाला एरिया हम लोग निकालेंगे। तो अगेन उसी तरह कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया आपके पास कितना होता है, 0.5 वाला एरिया होता है। और यहाँ 0 से लेके इस मुतलका वैल्यू तक का एरिया हमें दे देता है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। तो ये 0.7 को हम 9 में देख लेते हैं इस टेबल्स में। 0.9 को ये यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2.2823। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है इसमें से हम ये कि 2.285352 वाली वैल्यू जो है हमने क्या की, सब्ट्रैक्ट कर देनी है नेक्स्ट जाके 0.5 में से, और हमारा जो एरिया आ जाना है 0.2148 आ जाना है आपके पास। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है कि आपने क्या करना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूस डाटा एंड आपने पहचान करनी है कि आपके पास डिस्क्रीट डाटा क्या है और कंटिन्यूस डाटा क्या होता है। तो कहते हैं नंबर ऑफ़ शॉप्स। ठीक है, कभी ये तो नहीं हुआ कि शॉप्स आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में हो तो वो डिस्क्रीट डाटा होगा। हावरली टेम्परेचर जो है इसका सीक्वेंस जो है सिंगल पॉइंट्स में आता है आपके पास, यानी कि 0 से 0 पॉइंट को भी छू के जाता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कंटिन्यूस डाटा हो गया। रेनफॉल भी है, कभी हैवी होती है तो जब लो होती है लेकिन वो 0 स्टेज से स्टार्ट होती है और उसमें चेंजिंग जो होती हैं वो विद इन फ्रैक्शनल होती हैं। ठीक है, कभी ये नहीं होता कि कभी थोड़ी सी बारिश आ जाए लेकिन वो उसमें जो वैल्यूज़ का वेरिएशन है वो स्मॉल वेरिएशन या कंटिन्यूस वेरिएशन है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन रेलवे, तो पैसेंजर जो होते हैं कभी ये तो नहीं है 1.2 पैसेंजर, 1.3, 5.5 पैसेंजर्स आपके पास, तो दिस इज डिस्क्रीट। हाईली मेजरमेंट बाय हाइट जो होती है, ठीक है, बाय बॉय स्टडिंग इन ए कॉलेज। ठीक है, हाइट जो है आपके पास वो वैल्यूज़ की क्या कहलाएगी आपके पास, वो भी आपके पास क्या कहलाएगी, कंटिन्यूस डाटा कहलाएगी। ठीक है, तो क्योंकि हाइट जो है वो भी आपके पास विद इन फ्रैक्शनल यानी कि सिंगल वैल्यूज़ पॉइंट्स में आपके पास आती हैं, उसमें जो वैल्यूज़ जो है हमारी जंप नहीं कर सकती। उसके बाद है जी डिस्क्राइब अबाउट सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये टेस्टिंग का क्वेश्चन है हमारे पास कि द सिग्निफिकेंस लेवल इज़ ए क्रिटिकल यूज टू रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इट शो हाउ यू लाइक ए रिजल्ट ड्यू टू चांस। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अल्फा वैल्यूज़ जो होती हैं वो अल्फ़ा की होती है 5% पे होता है, ये 1% पे होता है, यानी कि 5% और 1%। ये होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को टेस्ट करना होता है, टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग में प्रोसीजर होते हैं हमारे पास, नल एंड अल्टरनेटिव, सेकंड वन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है, फिर हमारी कैलकुलेशन होती है, फिर हमारा क्रिटिकल रीजन होता है, क्रिटिकल रीजन के बाद हम रिजल्ट देते हैं। तो जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो हमें वैल्यू एवेलुएट करके देता है कि हमने अल्फ़ा को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। उसके बाद है जी कहता है सैम्पल साइज 3 का है, ड्रॉन विद आउट रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट। एन जो है आपका 5 एटम्स है, 1, 2, 3, 4, 5 ड्रॉ पॉसिबल सैम्पल्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास सैम्पलिंग जो होती है विद रिप्लेसमेंट होती है तो आप इसके नंबर ऑफ़ सैम्पल्स बनाते हैं n की पावर n तक। ठीक है, और जब आपकी सैम्पलिंग जो होती है विदाउट रिप्लेसमेंट होती है तो हम बनाते हैं NCN। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास विदाउट है तो 5 जो है हमारे पास कैपिटल N होता है पॉपुलेशन साइज़ और स्मॉल n होता है सैम्पल साइज़, तो 5C3। ठीक है, तो अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं यूज़ करें तो हम जो वैल्यू तो 5C3 अगर हम एवेलुएट करें हम इसको तो ये बन जाता है 10। ठीक है, तो हमारे पास सैम्पल्स कितने बनेंगे अब 10। अब सैम्पल्स कैसे ड्रा करने हैं आपके, वो है आपके पास 0, 2, 3, 6, 7। ठीक है, आपके पास सैम्पल्स हैं 0, 2, 3, 6, ठीक है, और 7। ये है आपके पास 0, 2, 3, 6, 7। ठीक हो गया। अब आपने इसके करने हैं सैम्पल्स ड्रा, तो 3 का सैम्पल साइज करना है और विद आउट रिप्लेसमेंट के आपने सैम्पल ड्रा करने हैं। इसको 3 को लेके आपने सीक्वेंस को चलाना है, पहले 2 ले लेने हैं और फिर तीसरे को साथ आपने कंटिन्यू करना है। 0, 2, 3, ठीक है, उसके बाद ये 2 है, उसके बाद 0, 2, 6, ठीक है, उसके बाद 0, 2, 7, ठीक है, फिर आपने 2 को निकाल देना है। ठीक है, 3 को कंटिन्यू किया था ना, आपने 3 को निकाल देना है, आपने 6 को इंक्लूड कर लेना है। ये बन जाएगा 0, 2, 6, ठीक है, फिर 0, 2, 7, ठीक है। उसके बाद आपने ये 6 को भी निकाल दिया, पीछे बच गया आपके पास 0, 2, ठीक है, ये 7, 0, 2, 7 हो गया आपके पास जी। उसके बाद आपने ये 2 को निकाल देना है, ठीक है, तो ये 2 को निकाला तो हमारे पास बच गया 0 और 3 वाला सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, 0, 3, 6,
ठीक है, और 037, ठीक है। फिर आपने 3 को भी निकाल दिया और लास्ट पे बच गया आपके पास 0, 6 और 7, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, 2, 3, उसके बाद आपने बुलाना है, इन तीनों को ले लेना है 2, 3, 6, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपके पास 2, 3, 7, ठीक है, 2, 3, 6 भी हो गया और 2, 3, 7 भी हो गया। उसके बाद आपने करना है 2, 6, 7, ठीक है, 2, 6 और 7, और लास्ट पे आपके जो 3 रह जाते हैं वो बनेंगे 3, 6, 7, 3, 6 और 7। ये देखें जी, आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, ये 10 जो हैं आपके पास ये कंप्लीट हो चुके हैं। ये सैम्पल जो है मैंने इधर ड्रा करके आपको बताए हुए हैं, ये 3 के सैम्पल साइज हैं। उसके बाद यदि सेंटर लिमिट थ्योरम आपको डिस्कस करना है कि इसमें आपने क्या करना है। इन दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ ए वेरिएबल एक्स पॉपुलेशन हैज़ मीन म्यू एंड इनफिनिट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, then the sampling distribution of sample mean x approaches to normal distribution with mean mu and sigma square as sample size n approaches to infinity। जैसे ही सच दैट कि अगर आपका सैम्पल साइज जो है n ग्रेटर दैन 30 हो जाता है तो क्या होता है कि आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती है। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जो है मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि ये कैसे निकालते हैं आप लोग। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन की जो होगी वो किसको अप्रोच कर जाएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाएगी जब n ग्रेटर दैन 30 हो जाता है। उसके बाद यदि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक सच एज मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप जो सैम्पल स्टैटिस्टिक होते हैं ना जिसमें एक्स बार और सिग्मा या प्रोपोर्शन भी आ जाते हैं, अगर हम उसकी हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो वो कहलाती है आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे ये सैम्पल्स की एक्स बार की भी बनाते हैं, प्रोपोर्शंस की भी बनाते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 की बनाते हैं। तो ये सारी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखें जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल प्रोपोर्शन। अब हमने डिस्कस करना है कि प्रोपोर्शन की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होती है। कहता है इन दिस रिगार्ड दिस पॉइंट टू बी नोटेड दैट व्हेन आवर एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज टेक्निकली कॉल्ड सक्सेस एंड फेलियर, वी मे बी इंटरेस्टेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन द पॉपुलेशन। ठीक है, अगर आप सक्सेस में इंटरेस्टेड होंगे तो आप इसकी प्रोपोर्शन निकाल देंगे सक्सेस की। ठीक है, प्रोपोर्शन किसके थ्रू निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे एक्स ओवर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ओवर एन के साथ। ठीक है, तो एक्स ओवर एन मतलब एक्स हमारा फेवरेबल होगा और एन जो होगी हमारे पास टोटल तादाद होगी प्रोपोर्शन निकालते हुए। इसको हम पी हैट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये प्रोपोर्शन का रूल है, यानी कि प्रोपोर्शन का जो फार्मूला है वो ये है कि पी हैट इज इक्वल टू एक्स ओवर एन। तो ये नेक्स्ट मैं आपको कराता हूँ इसमें कैसे प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास जी स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता दिया कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। कहता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ब्रांचेज। इसकी 2 ब्रांचेज होती हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की, एक होती है एस्टिमेशन और एक होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब मेथड ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, एक एस्टिमेशन होती है, एस्टिमेशन में फिर हम मेथड जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं। एक इंटरवल एस्टिमेशन होती है और एक पॉइंट एस्टिमेशन होती है। इंटरवल एस्टिमेशन में हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते होते हैं और पॉइंट एस्टिमेशन में हम 3 मेथड जो है वो अप्लाई करते होते हैं। उनमें हमारे पास होता है मेथड ऑफ मूवमेंट, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकली मैथमेटिक्स भी होता है। अब इसमें सबसे जो बेस्ट मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाइडली यूज़ होता है वो होता है मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड। ठीक है, उसके बाद कहता है राइट नोट ऑन कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में हम पहले भी डिस्कस किया था कि कोटा सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग फ्रेम इज़ नॉट यूज्ड, द चॉइस ऑफ एक्चुअल सैम्पल यूनिट्स टू बी इंटरव्यूड इज़ लेफ्ट टू बी डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरव्यूअर। ठीक है, ये इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह कोटा सैम्पल से सैम्पलिंग जो है सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद हम कहते हैं कि हाउ एवर द इंटरव्यू रिस्ट्रिक्टेड बाय द कोटा कंट्रोल। ये कोटा कंट्रोल के तहत आपने उसको हैंडल करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि 17 का कोटा होता है, 17A का कोटा होता है, डिसेबल का कोटा होता है, माइनॉरिटी कोटा होता है। और उसके बाद वापडा में जो जॉब्स आती हैं उसमें जो मुलाजमीन ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उनका कोटा होता है। उसके बाद होता है व्हेन वी अप्लाई फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर FPC हम कहते हैं। ये क्या चीज़ होती है, कहते हैं इन सैम्पलिंग फॉर्म में फाइनाइट पॉपुलेशन वी अप्लाई द FPC ओनली इफ द सैम्पल साइज ग्रेटर दैन 5% ऑफ द पॉपुलेशन साइज। ठीक है, ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर हम यूज़ करते हैं, ये होता है हमारे पास n ओवर n-1। ठीक है, ये कब यूज़ करते हैं कि अगर हमारा जो पॉपुलेशन का साइज़ और एक होता है पॉपुलेशन साइज़ और एक होता है सैम्पल साइज़। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन साइज़ का 5% लें ना, जैसे कि अगर पॉपुलेशन साइज़ मेरे पास है 10 है तो मैं इसका अगर 5% लूँ
ठीक है। अगर तो वो हमारे सैम्पल सपोज हमारा है लेट्स सपोज 2 है, अगर मैं इसका 5% लूँ तो वो इस सैम्पल साइज से बढ़ जाए, ठीक है, तो हम ये फाइनाइट करेक्शन फैक्टर जो है वो यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। यही उसने कहा है कि ओनली इफ़ सैम्पल साइज़ इज़ ग्रेटर दैन 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज़। जैसा मैंने कहा कि 10 है आपके पास, ठीक है, तो 10 का हम अगर 5% लेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगी वैल्यूज़, ठीक है, ये वैल्यू आएगी मेरे पास के 10 है, 10 का 5% लें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास पॉइंट्स में, ठीक है, तो 0.5 वैल्यू आ सकती है, आ जाएगी इसकी। अगर पॉपुलेशन साइज़ हमारा 10 है, 10 का 5% लिया 0.5 आ गया, तो 0.5 जो है ये n है, हमारा सैम्पल साइज़ कितना है 2 है, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर हो जाता सैम्पल साइज़ से तो हम इसको यूज़ करते होते हैं कि जो आपका जो कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर है जिसको हम FPC फाइनाइट करेक्शन फैक्टर या फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। सैम्पल साइज़ इज़ ग्रेटर दैन 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज़। उसके बाद ये दे रहा है 2 पॉपुलेशन दी गई है, एक है 8 है, एक है 7 है। कैलकुलेट द मीन एंड सैम्पलिंग, उसका जो आपने मीन निकालना है ये है आपके पास जब तो आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, ठीक है, उसमें होता है 2 पॉपुलेशन का जब आप टेस्ट करते होते हैं वो होता है आपके पास, एक होता है μ1 और एक होता है μ2, ठीक है। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते होते हैं जब हम पॉपुलेशन मीन्स की, तो ये कहता है कि इसको हम टेस्ट करते होते हैं x बार के साथ, x बार 1 के साथ और x बार 2 के साथ, ठीक है। ये म्यू जो x बार -1 -2 का होगा म्यू, इसको हम सैम्पल के मीन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पॉपुलेशन का होता है वो होता है μ1 -μ2, ठीक है। तो ये फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, ये पहली प्रॉपर्टी भी है इसकी जो सैम्पलिंग है आपकी, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर कि ये फार्मूला μA -μB, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे सैम्पल्स के थ्रू आया है और ये क्या है हमारे पास पॉपुलेशन के थ्रू आया है, तो इसका डिफरेंस जब ले लेंगे हम तो वो आ जाएगा =1, यानी कि 8 - 7 = 1। उसके बाद है जी हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हमने डिस्कस करना है। इट इज़ अ प्रोसीजर विच enables us to provide the basic information about our sample data, whether to accept or reject the statement of an assumption about the values of a population parameter। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या करते हैं कि हम मफरूज़े काम करते हैं, और हम जो मफरूज़ा काम करते हैं सैम्पल ऑब्जर्वेशन से हम देखते हैं कि हमने इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। उसके में हमारे पास 2 तरह का होता है, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्टरनेटिव जो होता है उसको हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा इसको हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको हम HA से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। उसके बाद है जी टाइप 1 और टाइप 2 एरर। टाइप 1 होता है ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन वी मे रिजेक्ट एंड नल हाइपोथेसिस H0 व्हेन इट इज़ इन फैक्ट ट्रू वी मे एक्सेप्ट ए नल हाइपोथेसिस H0। अब टाइप 1 जो आपके पास एरर होता है कि हमारे पास क्या होता है कि कोई फैक्ट होता है, नल हाइपोथेसिस होती है, कोई मासूम सा इंसान अगर हम उसको सज़ा दे दें तो वो कहलाता है टाइप 1 एरर, और अगर कोई क्रिमिनल है उसको हम आज़ाद कर दें तो वो कहलाता है आपका टाइप 2 एरर, ठीक है। तो कहते हैं रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट मीन कि हमने उसको रिजेक्ट कर दिया जबकि वो क्या हमारे पास था, हाइपोथेसिस जो था वो ट्रू था, ठीक है। तो दूसरा जब हमारे पास टाइप 2 एरर आया उसमें क्या किया कि आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर इज कंसिडरेबली डिनोटेड बाय अल्फ़ा, कमिटिंग द टाइप 2 एरर इज़ इंडिकेटेड बाय बीटा। अब इसको अल्फ़ा को हम टाइप 1 एरर जो है इसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइप 2 एरर जो है इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो इसमें ट्रू आर वी मे एक्सेप्ट ए नल हाइपोथेसिस, कहता है कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो मतलब क्या है कि किसी गलत बंदे को हम क्या कर दें, आज़ाद कर लें, और अगर कोई सही बंदा है हम उसको क्या कर दें, सज़ा दे दें। तो ये 2 तरह के हमारे पास एरर्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स। उसके बाद ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक फार्मूला होता है, स्टैटिस्टिक्स फंक्शंस ऑफ सैम्पल डाटा नॉट कंटेनिंग एनी पैरामीटर विच प्रोवाइड्स ए बेसिस फॉर टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस कॉल्ड, यानी कि कोई भी फार्मूला हम जो यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए वो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखते हैं कि ये देखिए मैंने बताया पॉपुलेशन साइज़ n और जो सैम्पल साइज़ स्मॉल n, इसमें जब विद रिप्लेसमेंट होगी n की n पावर बन जाएगी, और जब विदाउट होगी तो NCN बन जाती है। अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो होती हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ p हैट को हम लोग टेस्ट करते होते हैं, ठीक है। तो ये 2 इसमें
जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपने टेस्ट करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार को टेस्ट करना होता है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शंस को हमने टेस्ट करना होता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं म्यू पी हैड इज इक्वल टू पी होता है जब विद एंड विद आउट रिप्लेसमेंट आपका सैम्पल हो, और विद रिप्लेसमेंट में आपका जो पी होता है या सिग्मा पी होता है वो होता है पी की ओवर एन होता है, और सिग्मा पी हैड जो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास ये होता है। इसी तरह जब इनके डिफरेंस को हम लोग टेस्ट करते हैं तो म्यू एक्स बार माइनस एक्स टू जो है म्यू वन माइनस म्यू टू के इक्वल होता है विद और विदाउट में, और जब विद रिप्लेसमेंट तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और जब विद आउट होगा तो हम ये फार्मूला जो है इस्तेमाल करते होते हैं। उसके बाद यदि हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है an unbiased estimator is defined to be efficient if the variance of its sampling distribution is smaller than that the sampling distribution of any other unbiased estimator of the same parameter। जिसका वेरिएंस कम होगा वो मोर एफिशिएंट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूँ। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू के लिए हम फाइंड करेंगे, जब म्यू का फाइंड करने के लिए फाइंड करते हैं हम तो जी और टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 95 पे कॉन्फिडेंस इंटरवल जब फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला जो प्रीवियस भी हमारे क्वेश्चन एक में डिस्कस हुआ था कि एक्स बार को माइनस से एक बार माइनस कर लेते होते हैं और एक बार प्लस कर लेते होते हैं। और अगर वो हमारे पास ये सैम्पल साइज अब ग्रेटर दैन 30 और जब ग्रेटर दैन 30 नहीं होगा लेस दैन 30 होगा तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई करते हैं। और टी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा फार्मूला जो होता है वो टी प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 इंटू एन माइनस 1 ओवर एस ओवर एन का अंडर रूट, और यहाँ पे जो एस होता है हमारे पास वो होता है समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। उसके बाद है जी उसने कहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करके दो म्यू के लिए 95% पे, ये वही बात होगी। ठीक है, कि फार्मूला बन गया आपका एक्स बार प्लस 1.96 सिग्मा ओवर एन अंडर रूट वाला। ये देखें जी, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि हु इज़ मोर एफिशिएंट। एफिशिएंट के लिए हमने आपने वेरिएंस निकालना है T1 का और T2 का, तो जिसका वेरिएंस कम होगा वो मोर एफिशिएंट होगा। ये 1/3 आ गया आपके पास। ठीक है, ये 3/2 आ गया आपके पास। तो इसको हमने कंपैरिजन किया, ये देखें कि V1 जो है वो T1 जो है वो इसका वेरिएंस जो लेस है किससे T2 से, तो से T1 इज़ मोर एफिशिएंट दैन T2। अब इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला होता है एफिशिएंसी का कि वेरिएंस ऑफ T1 ओवर वेरिएंस ऑफ T2 को आप डिवाइड कर दें तो ये 9/2 के इक्वल आ गया अगर आपने इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो तो। टेस्टिंग प्रोसीजर है नेक्स्ट। टेस्टिंग प्रोसीजर हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास टेस्टिंग प्रोसीजर है, इसमें हमारे पास स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, इसके 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इन नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हमारे पास H0 और H1 होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा अगर दिया गया हो तो वो ले लेते हैं, अदरवाइज हम इसको 5% पे टेस्ट करते हैं। टेस्ट में हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होता है वो होता है। टेस्ट 4 में हमारे पास स्टेप 4 में कैलकुलेशन होती हैं, जैसा हमें फार्मूला होगा हम उसकी कैलकुलेशन जो है स्टेप 4 में हम कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप 5 में हमने क्रिटिकल रीजन डिसाइड करना होता है कि हमने अपने जो H0 जो लिया है इसको रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, और लास्ट पे हमने कंक्लूजन जो है वो ड्रा कर देने होते हैं। उसके बाद है हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका PDF है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और जो जब डिस्ट्रीब्यूशन आपकी डिस्क्रीट होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसकी रेंज होती है -∞ से +∞। ये इसका PDF है, आपने इसको याद कर लेना है। इसके पैरामीटर जो होते हैं एक ही पैरामीटर होता है और वो होता है V। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे ये बेल शेप्ड होती है और इसकी रेंज कितनी होती है -∞ टू +∞ होती है। उसके बाद कहते हैं कि नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम डिटरमाइन द शेप ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसकी जो शेप जो है वो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की वो बताती है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर जितनी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगी उसकी शेप जो है इसकी स्कैटरनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद है जी डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स नार्मल एंड नार्मल अंटिल टेंड्स टू इन्फिनिटी। जी इन्फिनिटी को अगर अप्रोच कर जाए आपका n जो है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती है। जैसे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट जो होती है वो भी -∞ टू +∞ होती है। मीडियन और मीन, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है तो ज़ाहिर सी बात है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन मीडियन मॉड जो है वो इक्वल होता है, तो इसी तरह मीडियन भी इसका 0 हो जाएगा। और जो मार्ड है इसका टी यूनी मॉडल है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम वैल्यू मीन मैक्सिमम वैल्यू वो होती है जो मार्ड होती है आपके पास। अगर वो भी 0 हो गया तो जिसका मार्ड जो है ज़ाहिर सी बात है वो भी क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। उसके बाद है जी टी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस जो होता है वो आपके पास होता है सिग्मा स्क्वायर इज़ इक्वल टू V ओवर V-2। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इसको कर लेना याद। इसमें MCQs काफ़ी आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद है जी प्रोसीजर आपने लिखना है P1 माइनस P2 का, और ये टेस्टिंग का प्रोसीजर है। इसको हम P1 और P2, P1 क्या है प्रपोर्शंस हैं आपके पास, इसको आपने टेस्ट करना है। इसका जी स्टैटिस्टिक्स का ये फार्मूला है। ठीक है, और बाकी सारा स्टेप आपने कैलकुलेशन कर लेनी है, लेकिन जस्ट आपने यहाँ पे क्या लिखना है प्रोसीजर, आपने जस्ट इसको यहाँ पे लिखना है।
उसके बाद टी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर है। टी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने म्यू टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर है इसका कि एक मैंने एग्जांपल जो है वो डिस्कस की हुई है कि ये एक डाटा दिया गया है, उसने कहा कि आप टेस्ट करके बताओ कि जो वैल्यूज़ हैं मीन हाइट है एनिमल्स की पर्टिकुलर स्पेसिस ऑफ 66 सेंटीमीटर्स है, तो हम हमारा जो एच नाट है इज इक्वल टू 66 हो गया, और एच जो 1 है आपके पास वो हो जाएगा H1 जो आपका हो जाएगा वो नॉट इक्वल टू 66 हो जाएगा, बिकॉज आपका जो H नॉट होता है वो होता है नल हाइपोथेसिस, और H1 जो होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो मतलब अगर ये इक्वल है तो उसका अल्टरनेटिव नॉट इक्वल टू हो जाएगा। जो टेस्ट एट 6 है इसका फार्मूला है, ठीक हो गया। आप इसकी हमने करनी है कैलकुलेशंस। ये डाटा गिवन है आपको, इसमें आपने सबसे पहले मीन फाइंड करना है डाटा का, टोटल वैल्यू को डिवाइड पर 10 कर दिया। उसके बाद आपने वो एस फाइंड करना है, एस के लिए आपको ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है आपके पास। फिर आपने टी वाला जो फार्मूला है आपका टेस्ट एट 6 वाला, उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आंसर आया था 1.89। अब आपने क्रिटिकल रीजन का डिसाइड करना है, आपने इसको रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। इसमें देखें जिसने कहा है कि वैल्यू है 2.20, टी इज इक्वल टू ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2.209, ये वैल्यू है 2.262, ठीक है। अब आपने एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे करना है, ये आपकी जो मेन बात है कि आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। ये एक शेप मैंने ड्रा कर दी, कोई वैल्यू है आपके पास, ठीक है। उसने कहा है कि हमारे पास जो टी आया है वैल्यू कैलकुलेट होके आई है, वो आई है मेरे पास 1.89, ठीक है। और जो आप रिजेक्ट कर देंगे उसको क्रिटिकल रीजन वैल्यू जो है आपकी वो फाइंड करेंगे, वो है 2.262, ठीक है। 2.262 मेरे पास यहाँ ही कहीं पे वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। 2.262 कहता है आपने रिजेक्ट कर देना है अगर इससे ग्रेटर देन वैल्यूज़ आ जाए आपके पास, ठीक है। ये है आपका क्रिटिकल रीजन और ये है आपका एक्सेप्टेंस रीजन। अब 2.62 आपका ये वैल्यू आई, तो हमारे पास जो टी टेस्ट एट 6 का वैल्यू आई थी वो हमारे पास 1.89 आई थी। तो 1.89 जो है वैल्यू वो ज़ाहिर सी बात है इससे कहीं बिलो वैल्यूज़ में आएगी, ठीक है। तो ये एरिया है आपके पास, आपने एच नाट को एक्सेप्ट कर लेना है, और अगर ये इससे ग्रेटर देन वैल्यू आ जाती तो आपने क्या कर देना था, इसको आपने एच नाट को रिजेक्ट कर देना था, ठीक हो गया। तो अब उसने यही लिखा है कि टी इज इक्वल 1 डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन फॉर देयरफॉर वी, यानी कि डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट कह दे या एक्सेप्ट एच नॉट कर ले, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट जो है इस तरह आपके पास आ जाएगा। उसके बाद टेस्ट एट 6 ऑफ 2 पॉपुलेशन, जब 2 पॉपुलेशन को आप टेस्ट करते हैं तो उसका जो टी एट 6 इस्तेमाल होता है वो इस तरह का आपके पास इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक्स बार माइनस म्यू और एस ओवर अंडर रूट। तो ये पेयर वाइज ऑब्जर्वेशन के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। पेयर वाइज ऑब्जर्वेशन के लिए हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास ये इसकी एग्जांपल्स है की हुई है, आप इसको कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आपके पास 28 द काइस्के डिस्ट्रीब्यूशन। ये काइस्के डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है, ठीक है। इस PDF के अकॉर्डिंग हमने ये PDF है और ये इसकी रेंज है 0 से इन्फिनिटी के दरमियान, और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से इन्फिनिटी होती है। जब 0 से इन्फिनिटी होगी तो ज़ाहिर सी बात है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड कैसे कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती थी उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती थी, 0 से इन्फिनिटी तक होती थी, ठीक है। तो अब इसकी रेंज जो है 0 से इन्फिनिटी तक है, तो दैट्स वाई जिसका राइट एरिया ज़्यादा हो जाता होता था तो हम इसको क्या कहते थे, पॉजिटिवली स्क्यूड कहते थे, और जिसका लेफ्ट एरिया ज़्यादा होता था उसको हम नेगेटिवली स्क्यूड कहते होते थे। उसके बाद यदि हमने इसकी जो वैल्यूज़ बताई हुई कि मीन ऑफ का इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो मीन होगा वो V के इक्वल होगा, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसका वेरिएंस जो होगा वो 2V के इक्वल होगा का इसके डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद है जी आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है सिग्मा स्क्वायर का। जब सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे तो हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जब ओनली म्यू का करते हैं तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला और जी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये फार्मूला है इसका, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको पुट कर देना है वैल्यूज़ को, और इसका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।